Hi everyone, in this video we are going to discuss about एटॉमिक नंबर, मास नंबर और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, इन सब के बारे में देखते हैं। सो गाइस यहाँ पर क्या हुआ था, मोजले नाम के एक साइंटिस्ट थे। गाइस मोजले नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने ना 1913 में क्या किया था, हर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स में से एक्सरे पास करा कर देखी थी और उन एक्सरे से जो भी ऑब्जर्वेशन हुआ वहां से उन्होंने ना एक एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट दिया था। उन्होंने कहा था एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैरिड बाय न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम के न्यूक्लियस में जो भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, जितने भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, वही उसका एटम का एटॉमिक नंबर होता है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब कि प्रोटॉन्स। सो गाइस एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स हैं वही आप बोल सकते हो कि एटॉमिक नंबर के बराबर है। जैसे कि हाइड्रोजन एटम लिया तो हाइड्रोजन एटम के एक्सपेरिमेंट में मिला कि इसके न्यूक्लियस के अंदर एक ही प्रोटॉन है, तो आप बोल दोगे जी इसका एटॉमिक नंबर एक ही है। ऐसे ही उन्होंने कार्बन एटम लिया तो इसके न्यूक्लियस में देखा कि कार्बन एटम के अंदर 6 प्रोटॉन्स है, तो आप बोल सकते हो कि इसके लिए प्रोटॉन्स या फिर एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है। प्रोटॉन्स ही एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। सो गाइस एटॉमिक नंबर को जेड लेटर से, कैपिटल जेड से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और यही चीज न्यूक्लियर चार्ज के बराबर भी होती है, यही चीज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर भी होती है, यही एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर भी होता है। सो गाइज अगर कोई भी एटम है अपने पास, न्यूट्रल एटम है, एटम पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो ऐसे केस में जो एटॉमिक नंबर है वो न्यूक्लियर चार्ज के बराबर, या तो फिर आप बोल सकते हो कि प्रोटॉन्स के बराबर, और वही चीज इलेक्ट्रॉन के बराबर भी हो सकती होती है। जैसे कि कार्बन है, कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 आप बोलोगे, इसके एटॉमिक नंबर भी आप 6 बोलोगे, और इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो भी आप 6 ही बोलोगे, राइट। सो गाइज ये था अपने पास एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट। गाइज नेक्स्ट देखते हैं हम मास नंबर के बारे में। मास नंबर का कंसेप्ट क्या कहता है, मास नंबर के बारे में या फिर एटॉमिक मास, मास नंबर या फिर एटॉमिक मास के बारे में देखते हैं। सो गाइस देखो, एटम है, एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, अभी तक हम यही देख रहे हैं। सो गाइस हमने पहले रदरफोर्ड के मॉडल में ये भी पढ़ा था कि जो भी एटम का मास होता है वो एटम, एक एटम है, एटम का जो भी मास होता है वो इसी छोटे से न्यूक्लियस के अंदर ही कंसंट्रेट कर रहा है। पूरे के पूरे एटम का मास इसी न्यूक्लियस पे ही है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन ही है, अभी तक हमने यही देखा है। तो आप ये बोल सकते हो कि पूरे के पूरे एटम का जो मास है ना वो जरूर नंबर ऑफ प्रोटॉन के मास के बराबर ही होना चाहिए। जो भी प्रोटॉन का मास है उसके बराबर ही होना चाहिए, या तो फिर आप बोल सकते हो कि यह मास नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होना चाहिए, या तो आप ये भी बोल सकते हो क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर है तो यही मास नंबर फिर एटॉमिक नंबर के बराबर भी होना चाहिए। भाई अगर न्यूक्लियस के एटम के न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन ही है, क्योंकि हमने देखा है ना कि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर है, अगर यहाँ पर सिर्फ प्रोटॉन्स ही है तो उस हिसाब से प्रोटॉन, क्योंकि एटम का पूरा मास न्यूक्लियस पे कंसंट्रेट कर रहा है, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स है तो एटम का मास भी प्रोटॉन्स की वजह से होना चाहिए। एटम का मास नंबर जो है वो प्रोटॉन्स की वजह से अगर है, तो इसका मतलब मास नंबर एटॉमिक नंबर के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये भी होना चाहिए कि हाइड्रोजन का अगर एक एटॉमिक नंबर है तो उसका एटॉमिक मास भी एक ही होना चाहिए। ठीक बात है गाइस, हाइड्रोजन के लिए ऐसा होता है, लेकिन इसका मतलब फिर ये भी है कि अगर कार्बन का ये एटॉमिक नंबर 6 है, कार्बन का अगर एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसका मास जो होना चाहिए वो भी 6 होना चाहिए अगर न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है तो। लेकिन गाइस ऑब्जर्व अपने को ये हुआ कि कार्बन का जो मास है ना वो हाइड्रोजन के कंपेयर में 12 टाइम्स है। हाइड्रोजन के कंपेयर में कार्बन का मास जो है वो 12 टाइम्स है। तो इस हिसाब से अगर न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन्स ही प्रेजेंट है तो कार्बन के अंदर तो कार्बन का जो मास होना चाहिए वो 6 ही होना चाहिए, लेकिन फिर ये हाइड्रोजन से 12 टाइम्स कैसे हो गया। तो इसका मतलब क्या, यहीं से ही अपने को पता लगा था, क्योंकि कार्बन का मास जो 12 टाइम्स आया है हाइड्रोजन के कंपेयर में, मतलब कार्बन का मास 12 आया है, वो एटॉमिक नंबर के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये कि इस एटम के न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन नहीं है, इसके अंदर कुछ और भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है जो कि न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जो कि न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल भी प्रेजेंट है इसके अंदर। और वो पार्टिकल्स क्या थे गाइस, वही थे न्यूट्रॉन्स, वही पार्टिकल्स थे न्यूट्रॉन्स, राइट। तो यहीं से ही न्यूट्रॉन्स डिस्कवर हो गए थे। फिर न्यूक्लियस के अंदर आप बोल सकते हो कि न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट है और प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट है, और जो न्यूक्लियस का मास है वो दोनों की वजह से ही है, न्यूट्रॉन्स की वजह से भी और
प्रोटॉन्स की वजह से भी। तो एटम का मास जो है वो इनकी वजह से, या फिर न्यूक्लियस का भी बोल दो, क्योंकि पूरे एटम का मास न्यूक्लियस पे ही है ना, तो न्यूक्लियस का मास इनकी वजह से, एटम का मास भी इन दोनों की वजह से ही है। अगर खाली प्रोटॉन की वजह से होता तो वो फिर कार्बन का भी एटॉमिक मास 6 होना चाहिए था। इसलिए हमने कहा कि न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन नहीं है, उसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी है, तभी कार्बन का जो मास आया है वो 12 आया है। ऐसे ही ये सिर्फ हाइड्रोजन पे ही एप्लीकेबल है। हाइड्रोजन का ही एटॉमिक मास और मास नंबर बराबर होते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन का ही एटॉमिक मास और मास नंबर बराबर होते हैं। सॉरी, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास बराबर होते हैं, दैट इज प्रोटॉन 1 1। लेकिन और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं, राइट। तो अब देखते हैं कि कैसे न्यूट्रॉन्स डिस्कवर। सो गाइस देखो, चैडविक नेम के साइंटिस्ट ने क्या किया था, न्यूट्रॉन्स डिस्कवर किए थे। उन्होंने बेरिलियम की एक थिन सी शीट्स ले ली थी। तो उन शीट में उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड कराए थे, टकरवाए थे अल्फा पार्टिकल्स। तो यहाँ पर अपने को क्या हुआ, बेरिलियम की शीट में से जैसे ही हमने अल्फा पार्टिकल पता है हीलियम ही होते। और गाइस देखो, ये जो एटम को रिप्रेजेंट कर रखा है ना, जैसे बेरिलियम के पास लिख रखा है 4 और फिर 9 लिख रखा है, किसी ये एटम को रिप्रेजेंट हम ऐसे करते हैं। सपोज ये कोई भी एटम है, एक्स कोई भी एटम है, तो यहाँ पर आप उसका एटॉमिक नंबर लिखते हो, एटॉमिक नंबर लिखते हो, और यहाँ पर उसका मास नंबर लिखते हो, किसका, एटम, राइट। एटॉमिक नंबर और मास नंबर लिखते हो, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। सो गाइस अभी देखते हैं, एटॉमिक नंबर हमने देखा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। मास नंबर हमने देखा कि भाई अगर एटम के अंदर, एटम के न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन ही है तो मास नंबर उसका प्रोटॉन के बराबर ही होना चाहिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि मास नंबर एटॉमिक नंबर के बराबर ही होना चाहिए। लेकिन ऐसा सिर्फ हाइड्रोजन के केस में प्रेजेंट है। कार्बन के केस में हमने ऑब्जर्व किया कि एटॉमिक नंबर जो है वो मास नंबर के बराबर नहीं है। एटॉमिक नंबर 6 है तो उसका मास नंबर 12 आया। सो गाइस ऐसा क्यों आया है, क्योंकि उसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के अलावा कुछ और भी प्रेजेंट है, और वो क्या है, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी चैडविक नाम की साइंटिस्ट ने। और उन्होंने बेरिलियम की शीट्स में अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड करा दिए थे। तो वहां से गाइस अपने को न्यूट्रॉन्स मिल गए थे। न्यूट्रॉन्स में क्या होता है गाइस, इसका एटॉमिक नंबर यहाँ पर आप 0 लिखते हो और आगे इसका मास आप 1 लेकर चलते हो। और फिर यहाँ से कार्बन के पार्टिकल्स भी निकले थे और न्यूट्रॉन्स भी निकले थे, यहीं से गाइस न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई थी। तो गाइस अगर न्यूट्रॉन की डेफिनेशन देनी है तो क्या दोगे, न्यूट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल ही है एटम के अंदर, एटम के न्यूक्लियस के अंदर, जिसका मास इतना होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg का, और ये किसके बराबर होता है, हाइड्रोजन एटम के मास के बराबर। और न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता है, इट इज न्यूट्रल। सो गाइस अब अपने को यहाँ से ये पता चला है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, सब एटॉमिक पार्टिकल में प्रोटॉन भी प्रेजेंट है, और साथ ही साथ उसमें न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। और एटम के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं गाइस, इस न्यूक्लियस के अंदर, छोटे से न्यूक्लियस के अंदर ये दोनों चीजें होती है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये दोनों चीजें होती है, राइट। तो इन दोनों को ही हम मिला के बोल देते हैं न्यूक्लियॉन्स। ये न्यूक्लियॉन्स कहाँ होते हैं, एटम के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है इनका ना लगभग नेग्लिजिबल मास होते हैं, ये ऐसे सराउंड, इसके सराउंड, न्यूक्लियस के सराउंड ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं। एटम्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के सराउंड रिवॉल्व कर रखे होते हैं, ऐसे प्लानिटरी इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल जैसे प्लानिट रिवॉल्व करते हैं ना सन के अराउंड। रदरफोर्ड ने ऐसा बताया था। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन का लगभग नेग्लिजिबल मास होता है, इसलिए हम मास नंबर में ना ये इलेक्ट्रॉन नहीं काउंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को कंसिडर नहीं करते हैं मास नंबर में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास लगभग नेग्लिजिबल होता है। जबकि एटम का पूरा मास इस न्यूक्लियस पे कंसंट्रेट कर रहा है, तो न्यूक्लियस के पास क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। तो इन दोनों के मास की वजह से ही एटम का मास होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से ही। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं। सो गाइस अब देखो, एटम के अंदर 3 पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो लगभग 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg के बराबर होता है। ऐसे ही यहाँ पर प्रोटॉन्स का जो मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। न्यूट्रॉन का भी लगभग मास इक्वल होता है, राइट। तो अप्रोक्सीमेट मास हम अगर इसका रिलेटिव मास देखें तो यहाँ पर अगर इसको 0 मान के चले तो ये 1 इनका अप्रोक्सीमेट मास। अब ये मान सकते हो रिलेटिव मास की बात की है गाइस ये भी। और रिलेटिव चार्ज अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, उनके पास रिलेटिव चार्ज -1 होता है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है तो रिलेटिव चार्ज +1 होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता तो हम बोल सकते हैं कि उनका चार्ज 0 होता है। सो गाइस इस सारी डिस्कवरी से अपने को पता चला कि ये जो मास नंबर होता है इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। इन दोनों को कलेक्टिवली हम न्यूक्लियॉन्स भी कह देते हैं। सो गाइस अब हम देखते हैं
सपोज अपने पास ना लिथियम ही है, लिथियम का एटम ही है, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? अपने को पता है कि भाई लिथियम का जो एटम होता है ना, उसको यहाँ पर आप कैसे लिखोगे? जब बताया ना एक्स कोई भी एटम है तो यहाँ पर उसका हम लिखते हैं गाइस एटॉमिक नंबर और ऊपर लिखते हैं मास नंबर, राइट? ऊपर लिखते हैं इसका मास नंबर इस तरीके से। सो जो लिथियम है यहाँ पर आप इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, अपने को पता है एटॉमिक नंबर 3 है इसका, तो 3 यहाँ पर लिखेंगे। इसका जो मास नंबर ऑब्जर्व हुआ है वो गाइस 7 आया है। मास नंबर जो होता है लिथियम का वो 7 होता है। सो गाइस आप यहाँ से क्या पता लगा सकते हो? इसी रिप्रेजेंटेशन से हम एटॉमिक नंबर भी पता लगा सकते हैं। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं, मतलब लिथियम में एटॉमिक नंबर कितना है? 3 है। इसी में ही फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपसे पूछ लिया जाए कितने, तो आप ये भी बोलोगे गाइस 3 है। अगर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर पूछ लिया जाए इसी लिथियम में तो आप बोलोगे वो भी एटॉमिक नंबर के बराबर है, अगर ये न्यूट्रल एटम है तो आप बोलोगे कि ये भी 3 है, राइट? एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर है इसके अंदर 3 3 3। ऐसे ही अगर आपसे पूछ लिया जाए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप यहाँ से निकाल लो। मास नंबर कितना है इसका गाइस? 7 है, और प्रोटॉन्स कितने हैं? 3 है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल लो यहाँ से। तो यहाँ से ये जो भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल के आएंगे इट विल बी इक्वल टू 7 माइनस 3, मतलब कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे 4। सो गाइस इस कंसेप्ट से हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, मास नंबर, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स निकाल सकते हैं। सो गाइस एक क्वेश्चन है इसी कंसेप्ट पे बेस्ड। वो क्वेश्चन क्या है कि अपने को ना ये टेबल पूरी की पूरी कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर पार्टिकल्स अपने को ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज, क्लोराइड आयन दे रखे हैं और मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस आयन दे रखा है। सो गाइस यहाँ पूरी टेबल कंप्लीट करनी है। देखो ऑक्सीजन के लिए अपने को एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 8, एटॉमिक नंबर 8 दिया हुआ है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिए हुए हैं 8 और पूछा हुआ है इसका मास नंबर, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बताओ कितने होते हैं। सो गाइस कंसेप्ट से अपने को पता है कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ही बराबर होता है, और वही चीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी बराबर होती है। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, मतलब वो भी 8 होंगे। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी बराबर होते हैं, हमने डेफिनेशन में देखा था, मतलब वो भी फिर 8 ही होंगे। अब मास नंबर की डेफिनेशन क्या होती है गाइस? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियॉन्स ये है ना, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ही तो न्यूक्लियॉन्स है, फिर इन्हीं का ही आप मास ऐड कर दो, इनके नंबर आप ऐड कर दो, वही मास नंबर हो जाएगा, मतलब 8 + 8 16 आ जाएगा ऑक्सीजन का मास नंबर, राइट? नेक्स्ट देखो गाइस एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के लिए ना मास नंबर दे रखा है और ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं और इसका मास नंबर, ये दो चीजें अपने को मेंशन। और पूछा हुआ इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताओ कितने, प्रोटॉन्स बताओ। सो गाइस देखो एटॉमिक नंबर जो होता है वही एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। सो गाइस इलेक्ट्रॉन अगर 13 है तो प्रोटॉन भी 13 और एटॉमिक नंबर भी ऐसे में 13 हो जाएगा। और न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करोगे? मास नंबर जो होता है, मास नंबर अपने को पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है। सो आप बोल सकते हो कि मास नंबर 27 है तो प्रोटॉन हमने एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन से देखा 13 है, तो न्यूट्रॉन अगर x मान के चलो तो न्यूट्रॉन आ जाएंगे 27 माइनस का 13, मतलब ये 14 आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ये जो न्यूट्रॉन है 14, राइट? ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट है क्लोरीन के ऊपर माइनस का चार्ज। अब गाइस ये देखना ध्यान से, इस क्लोरीन के ऊपर माइनस का चार्ज है, माइनस का चार्ज है। पहले वाले पे कोई भी चार्ज नहीं था, न्यूट्रल थे ये एटम, इसके ऊपर चार्ज है, मतलब अब ये आयन है, राइट? नेगेटिवली चार्ज आयन है, ये एनायन है। इस आयन के लिए मास नंबर दिया हुआ है 35, आपसे पूछा हुआ है इसका एटॉमिक नंबर बताओ कितना होता है। सो गाइस एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ही बराबर होता है, आप लिख दोगे यहाँ पर एटॉमिक नंबर 17, ठीक बात है। अब देखो गाइस अपने को पहले इस केस में हम क्या कर रहे थे, जो एटॉमिक नंबर है वही प्रोटॉन्स के नंबर के बराबर है और वही चीज फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर भी है। अब देखो यहाँ पर ये न्यूट्रल नहीं है, यहाँ पर माइनस चार्ज आया। सो गाइस एक एटम है सपोज क्लोरीन का, इसके न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, ठीक? तो 17 प्रोटॉन्स और फिर कुछ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। अभी हम देखेंगे कैसे न्यूट्रॉन्स कैसे देख सकते हो आप, फिर से वही लगा दो, न्यूट्रॉन्स निकाल लो पहले। मास नंबर 35 दिया हुआ है, प्रोटॉन्स हमने देख लिए 17, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन्स लगा लो, ये आ जाएंगे गाइस 18 न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे यहाँ पे, राइट? अब देखो
यहाँ पर हाँ ये आयन है अपने पास। सो ये एटम है। अब एटम के पास क्या है, यहाँ पर एक ही 17 प्रोटॉन्स है, 18 न्यूट्रॉन्स है, और फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स गाइस कितने होंगे, देखो अगर यहाँ पर ये सिंपल एटम होता, आयन नहीं होता, तो जितने 17 प्रोटॉन थे तो उतने के उतने इलेक्ट्रॉन हम बोल देते कि हाँ जी यहाँ पर 17 ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अब इसके ऊपर माइनस चार्ज आया हो, तो माइनस चार्ज क्यों आया, एक माइनस आया हुआ, जरूर एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किया होगा ना, इस एटम के अंदर जरूर एक इलेक्ट्रॉन आया होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया होगा, तभी तो इसके ऊपर चार्ज लग गया। तो एक इलेक्ट्रॉन आया है तभी जाके माइनस चार्ज लगा, इसलिए आप बोल सकते हो कि पहले इस न्यूट्रल एटम में अगर 17 इलेक्ट्रॉन है तो इस आयन वाले के अंदर इलेक्ट्रॉन 18 होंगे। नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव आया तो जितने होते हैं ना प्रोटॉन, उसमें आप क्या करो, एक ऐड कर दो, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे गाइस 18। ऐसे ही मैग्नीशियम 2+ है, अब 2+ है, प्लस का चार्ज आया, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन इस एटम में से गए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इस एटम में से गए होंगे, तभी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया। अब 2 एटम यहाँ से गए होंगे तो जाने वाले कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से गए होंगे, तभी तो मैग्नीशियम पे प्लस का 2 चार्ज आया है। वो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 बचे हैं। तो न्यूट्रल एटम में कितने हुए होंगे गाइस, न्यूट्रल एटम में जो इलेक्ट्रॉन रहे होंगे वो 12 रहे होंगे। ये आयन केटायन वाले केस में जो इलेक्ट्रॉन है वो 10 है, लेकिन न्यूट्रल एटम में, न्यूट्रल एटम मतलब कि खाली मैग्नीशियम हो तो उसके पास इलेक्ट्रॉन रहे होंगे 12। ठीक बात है। तो ऐसे ही देखो, न्यूट्रल एटम में मैग्नीशियम 12 रहे होंगे तो उसमें जरूर प्रोटॉन्स भी 12 रहे होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, और फिर वही एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। ठीक बात है। अब न्यूट्रॉन्स अपने को दे रखे हैं, न्यूट्रॉन्स दे रखे हैं 12, मास नंबर बताना है। सो गाइस देखो, मास नंबर बताना है कितना होता है, प्रोटॉन्स है 12 और न्यूट्रॉन्स भी है 12, तो मास नंबर यहाँ से आ जाएगा गाइस 24। गाइस यहाँ आपने को सिर्फ यही देखना था कि जब भी न्यूट्रल एटम दिया हो तो उसमें जितने प्रोटॉन्स होते हैं वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। जब भी आयन दे दिया जाए ना, तो माइनस चार्ज अगर दे दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन्स में आप एक बढ़ा दो प्रोटॉन के कंपेयर में, ऐसे ही प्लस का चार्ज दे दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन आप घटा दो। राइट, तो यहाँ पर घटा कर ही अपने को वैल्यू दी गई थी 10, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तभी जाकर ये 10 आया है। इसलिए अपने को न्यूट्रल एटम में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ाने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए इलेक्ट्रॉन तो बढ़ाने के पड़ेंगे, कहने का मतलब Mg के लिए इलेक्ट्रॉन्स है 12, तो इसी के लिए फिर प्रोटॉन्स भी 12 हो जाएंगे, एटॉमिक नंबर भी इनका 12 हो जाएगा, और फिर मास नंबर हमने दोनों को ऐड करके निकाल लिया है।